नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे सी-टेट प्राइमरी लेवल की परीक्षा की बात करेंगे, मॉडल पेपर की बात करेंगे। महत्वपूर्ण लाजवाब जो है 150 प्रश्न करेंगे। ये 150 प्रश्न का अगर अभ्यास प्रैक्टिस आपने कर लिया तो वाकई में सी-टेट आप लोग क्वालिफाइड कर जाएंगे। जिसमें हम बाल विकास के 30 प्रश्न, पर्यावरण के 30 प्रश्न, हिंदी भाषा के, गणित के और संस्कृत भाषा के प्रश्न करेंगे। जिसमें प्रथम और द्वितीय भाषा के लिए जिन्होंने हिंदी सेलेक्ट किया है, जिन्होंने संस्कृत सेलेक्ट किया उसके लिए, अगर आपने इंग्लिश भी सेलेक्ट किया है, इसमें बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी और गणित, ये 4 सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ना देर करते हुए। बाकी सभी का प्लेलिस्ट हम यहाँ पे ऑलरेडी दे देंगे, तो प्लेलिस्ट सभी लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधि के हम 30 प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे 30 प्रश्न में से हमारा जो है पहला प्रश्न है जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। क्या भाई, आपके अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, स्कूल छात्र को ज़रूरतों के अनुसार, छात्र स्कूलों की ज़रूरतों के अनुसार, या छात्र शिक्षक की ज़रूरत के अनुसार। तो प्रश्न को समझ लीजिएगा। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। समावेशी व्यवस्था मतलब आप सभी लोग समझ गए होंगे। हर जात, हर वर्ग, हर क्षेत्र से बच्चे पढ़ने वाले उस कक्षा की बात करेंगे, उस व्यवस्था की बात करेंगे। तो किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है, वह है स्कूल एंड स्टूडेंट, अर्थात स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार। समावेशी शिक्षा व्यवस्था होती है जिसमें एक समान विद्यालय में अधिगम निर्योग्य बालक, सामान्य बालक दोनों एक साथ शिक्षा दी जाती है। कैसे बालकों को? एक समान विद्यालय में अधिगम निर्योग्य बालक को भी और सामान्य बालक को भी, दोनों बालकों के प्रकार को शिक्षा दी जाती है। वह हमारी कौन सी कहला जाती है? समावेशी शिक्षा से अभिप्राय कहला जाता है। इसी के साथ ही आपका दूसरा प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। तो सभी लोग जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो आता है एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि जीन पियाजे जी की अवस्था है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता हो जाएगी, जिसकी आयु 200 लेके 7 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है। इसमें क्या होता है? बालकों को अध्यापक द्वारा जितना कार्य जो है करने के लिए कहा जाता है, उसी को लक्ष्य मानकर ठीक उतना ही बच्चे कार्य करते हैं। इसलिए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है सीडीपी बाल विकास में कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। आप शिक्षक हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, ये कथन कह रहा है। और कारण क्या है हमारा? रीजन यह है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। अब ये कथन कारण वाले ज़्यादा ये आते हैं प्रश्न, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा? दोनों बातें सही दी गई हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से हर बच्चा नहीं समझ पाता है। और शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकता है तो अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल भी बनाना चाहिए। बच्चों के अनुकूल बनाना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला, किसी संप्रदाय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक होता है। देखिए, कोई भी संप्रदाय और प्रासंगिक जो होते हैं, अगर उनको अर्थपूर्ण बनाना है, ठीक है, अगर उनको अर्थपूर्ण करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना। ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिपेक्ष से जोड़कर किसी संप्रदाय सामाजिक प्रासंगिक अर्थपूर्ण तभी आवश्यक हो सकता है जब बच्चे के जीवन से संबंधित जो है सामाजिक परिपेक्ष से जोड़कर अगर पढ़ा रहे हैं तो वह, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि बालक का जन्म जब लेता है तो वह परिवार के बीच आता है, परिवार के बाद समाज में आता है, और बालक अपने
आस पड़ोस के सामाजिक परिपेक्ष जैसे जो रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, इससे जाना जाता है। इसलिए बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिपेक्ष से जोड़कर पढ़ाना आपका जो है अर्थपूर्ण आवश्यक हो जाता है। पांचवा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी होता है। देखिए, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। तो एक कक्षा में बच्चों की जो असफलता का भय होता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा, उस भय को दूर करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि असफलता और त्रुटियां क्या होती हैं, बच्चे के अधिगम का एक स्वाभाविक हिस्सा होती है। भाई जो करना जो सीखेगा वही तो गलती करेगा। अब हम सीखे ही नहीं तो गलती कैसे करेंगे। तो कोई भी चीज़ सीखने पहले जब सीखेंगे तो त्रुटियां भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं, और एक अधिगम का एक स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न हमारा दिया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बालक बालिकाएं विद्यार्थी की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई। तो आरटी एक्ट 2009 का क्वेश्चन है। इसमें जो किसकी सिफारिश की गई है, इसमें सिफारिश की गई है निजी विद्यालयों में आरक्षण की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो भी विद्यार्थी बालक बालिकाएं होती हैं उनके संबंध में शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है 2012, इसमें खंड जो 12 है, इसके द्वारा स्कूलों में जो है सभी लोग को पता होगा 25% जो है सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो निजी विद्यालयों में आरक्षण की बात करें यानी प्राइवेट में 25% जो है उनको जो है ऐसे बच्चों को पढ़ाने का, ऐसे बच्चों को एडमिशन लेना है जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। जी हाँ, ऐसी अधिगम अक्षमता बताना है जो गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे रूप से प्रभावित करती हो। तो वह हमारी कौन सी कहला जाती है, वह कहला जाती है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया एक ऐसा अधिगम संबंधी विकार होता है जिसमें बच्चे गणित अर्थात अंक गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। या हम कह सकते हैं कि डिसकैलकुलिया से ग्रसित बच्चे जो होते हैं गणित को समझने में काफ़ी उनको मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेहनत के बावजूद भी इस विकार से बच्चे ग्रसित होते हैं, गणित को समझने में असमर्थ होते हैं। तो डिसकैलकुलिया की बात करेंगे। इसके बाद आपके बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति के हाथ में आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। देखिए यहाँ पे समझिए, किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता, अर्थात हम बात करेंगे गति समन्वय वैफल्य की बात करेंगे, जिसे हम डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। डिस्प्रेक्सिया को ही गति समन्वय वैफल्य कहा जाता है। इसमें जो व्यक्ति होता है गति समन्वय, निर्णय, स्मृति, कुछ अन्य संज्ञानात्मक कौशल की समस्या इनमें बच्चों में होती है। और डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, ये शरीर की प्रतिरक्षा और तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करती है। तो गति समन्वय वैफल्य आएगा या आपका डिस्प्रेक्सिया आ जाएगा। तो दोनों चीज़ों को समझते जाना है, कमेंट करते जाना है। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। देखिए, उन बालक बालिकाओं के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है, उनके लिए जो है आसपास के चित्ररूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जो है जोड़ना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, वो छात्र जिन्हें खाली स्थान है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो किन छात्रों को करना पड़ता है, जिन्हें पठन वैकल्य होता है। क्या होता है दोस्तों, पठन वैकल्य। पठन वैकल्य है उन्हें पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डिसलेक्सिया जो होती है एक सीखने और पढ़ने की समस्या होती है। तो पठन वैकल्य को ही क्या बोला जाता है, डिसलेक्सिया। तो पढ़ने संबंधी डिसलेक्सिया, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिएगा,
दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? इनमें से ऐसा प्रश्न सभी को बताइए जो बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का एक एग्जाम्पल हमें बता रहा हो। और वही है कि पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। ऐसे प्रश्न जो है बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। यह प्रश्न बच्चों के मानसिक विकास में वृद्धि के लिए किया जाता है कि पता करो तटीय इलाके के लोग क्या खाते हैं और क्यों। क्योंकि जब बच्चे इस पर चिंतन करेंगे तो उनमें तर्क, स्मरण, जिज्ञासा आदि शक्तियों का विकास होगा। इसमें वे अच्छे निष्कर्ष भी निकल पाएंगे और तटीय इलाकों के लोगों का रहन सहन, खान पान ये आदि कैसा ये भी जान पाएंगे। इसमें क्या विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। इसके बाद आपका है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है कि विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। देखिए, विकास का जो चरणीय सिद्धांत है, अ स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इसमें स्पष्ट रूप से जिस पर जोर दिया जाता है वह हमारा कहलाता है विकास की अनिरंतरता की बात करेंगे। जो विकास का चरणीय सिद्धांत होता है विकास की अनिरंतरता पर बल देता है, क्योंकि विकास के असतत दृष्टिकोण का मानना यही है कि लोग जीवन के ऐसे चरणों से गुजरते हैं जो गुणात्मक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अर्थात सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम में सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर, पीडीएफ फाइल जो है फ्री में नोट्स और प्राप्त कीजिए। दोस्तों, बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है, तो आप सभी लोग परिचित होंगे। बच्चों के विकास का जो क्रम होता है वह दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और इस सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले समान व्यवहार सीखता है, फिर धीरे धीरे वह समान व्यवहार विशिष्टता की ओर बढ़ता है। इसलिए समान से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न है, संयोजन घटित होता है। देखिए, जो संयोजन कब घटित होता है, संयोजन तभी घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। तो संयोजन कब घटित होता है, जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं। अगला जो प्रश्न है कि एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं जिनमें 4 लाल होते हैं, 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। तो जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार इसका अभिप्राय यह है कि बच्चा अभी जो है दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। क्या दक्षता हासिल नहीं कर पाया है, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों सकारात्मक अनुमान, प्रति प्रतिज्ञाप्त चिंतन क्रमबद्ध था, इन तीनों, लेकिन श्रेणीबद्ध वर्गीकरण नहीं कर पाया है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एक 5 वर्षीय बच्चा जब सूले फूलों का चित्र देखता है इसमें 4 लाल और 12 नीले रंग होते हैं। क्योंकि अगर बालक को श्रेणीबद्ध वर्गीकरण ज्ञान होता तो वह बता देता कि नीले फूल ज़्यादा हैं और लाल कम है। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण का विकास जीन पियाजे जी की तीसरी अवस्था में होता है, जो हमारी मूल संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, जो हमारी 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो क्या नीले फूल अधिक हैं, तो ऐसा देखिए डायरेक्ट उत्तर देना, तो बच्चा उत्तर देता नीले फूल अधिक है। जबकि श्रेणीबद्ध में हमारा क्या होता है कि कैसे नीले फूल ज़्यादा हैं और लाल कम है। आप सभी लोग जय हो, तो ये श्रेणीबद्ध वर्गीकरण की बात करते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है, तो यह दोस्तों आपके लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन की बात करेंगे, लेव वाइगोत्स्की।
सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सहपाठियों को अंतःक्रिया कराकर सहारा देकर अध्यापन करती है। और यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है, इस पर आपकी आधारित हो जाती है। इसलिए लेव वाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत की बात किए कर रहे हैं। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य किसको महत्व देते हैं? तो पाठचर्या के जो उद्देश्य होते हैं वह आलोचनात्मक चिंतन को महत्व देते हैं। आलोचनात्मक चिंतन या सोच का अर्थ यही होता है कि तर्क संगत निर्णय लेना जो तार्किक और सुविचारित हो। यह सोचने का एक तरीका होता है जिसमें केवल उन सभी तर्कों निष्कर्षों को स्वीकार नहीं करते हैं जिनमें आप अवगत होते हैं। व्यक्ति किसी वस्तु घटना तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने के पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। तो आलोचनात्मक चिंतन की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? तो जब भी देखिए हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत पूछा जाए, बहुबुद्धि के सिद्धांत की चर्चा की जाए, बात की जाए, तो एक ऑप्शन पे चले जाइएगा, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। अंतः व्यक्तित्व बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित हो जाती है। इसलिए अंतः व्यक्तित्व बुद्धि की बात करेंगे। अब कथन और तर्क वाला है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, हमारा कथन यह है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से होते हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वालों परिवारों से होते हैं। तर्क है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधताएं होती हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वह बिल्कुल हमारा सही होते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह उच्च आय वाले परिवार से होते हैं और उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न वाले आय वाले परिवार होते हैं। क्योंकि जो बच्चे धनी परिवार से होता है, ये जन्म लेता है, वह लालन पालन रहन सहन उनका जीवन जो शैली होती है वह निम्न परिवार से अलग होती है, क्योंकि उन परिस्थितियों की विविधता पर जोर देता है जिनमें बचपन का अनुभव होता है, बचपन की संकल्पना होती है, एक सामाजिक निर्माण होता है। इसलिए ये बातें दोनों सही दी गई हैं, अर्थात दोनों सही है और आर जो है व्याख्या करता है एक ही। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, दोस्तों विकास क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। विकास में क्या होता है? बदलाव किया जा सकता है। विकास में बदलाव किया जा सकता है, मॉडिफाई कर। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत पर चलती रहती है। विकास में शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित होता है जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर जो है व्यक्ति में प्रकट होता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? तो वह हमारा आँखों का रंग जो है अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। कई बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? और वह कहला जाती है द्वितीयक समाजीकरण। क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है जिसके द्वारा बच्चे, उनके माता पिता, शिक्षक, अन्य लोगों द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव किया जाता है। और समाजीकरण के अभिकरण में दो भाग होते हैं। एक प्राथमिक अभिकरण। प्राथमिक अभिकरण में कौन कौन आते हैं? परिवार, पड़ोस, जो हम जिसके साथ बच्चे खेलते हैं, विवाह, ये हो जाता है। द्वितीयक अभिकरण शैक्षिक जो संस्थाएं होती हैं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संस्थाएं, ठीक है। और द्वितीयक समाजीकरण द्वारा जो बच्चे जो होते हैं वे अपने साथियों से सामाजिक आचरण में महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। तो स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके बच्चा सीखता है, वह प्रक्रिया द्वितीयक समाजीकरण कहलाती है। इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि एक बच्चा पहले अपने हाथ में बाल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़कर इस्तेमाल करके एक मटर उठाना भी सीखता है। तो यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की ओर दर्शाता है? तो ये जो उदाहरण है, ये जो एग्जाम्पल हमें बताया जा रहा है, ये बहुत ही सिंपल सा है और वह सिंपल सा है समीप दूराभिमुख सिद्धांत की ओर हमें बता रहा है।
क्योंकि समीपस्थ या समीप दूर अभिमुख की जो प्रवृत्ति होती है, इसके अनुसार वृद्धि और विकास निकट से दूर की ओर क्रम का अनुसरण करते हैं। किससे? निकट से दूर की ओर। इसलिए समीप दूराभिमुख सिद्धांत की उदाहरण का दिया गया है। विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? तो विकासात्मक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया होती है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। खाली स्थान स्कूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि खाली स्थान में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, भागना जो होता है यह स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि चित्र बनाना जो होता है इसमें सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो चालन और गत्यात्मक दोनों चीज़ें समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवृत्ति होने का कार्य करने पर बल दिया जा रहा है। और स्थूल की जानकारी इंद्रियजनित अनुभव से होती है और सूक्ष्म बातों की जानकारी व्यक्ति को स्थूल बातों के विश्लेषण के फलस्वरूप होती है। इसलिए भागना और चित्र बनाना इज द राइट आंसर। अगला, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? तो मध्य बाल्यावस्था में बच्ची कब हो सकती है? एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर सकती है, वह बच्ची मध्य बाल्यावस्था में हो सकी। मध्य बाल्यावस्था में कौन बच्ची हो सकती है? जो बच्ची तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण भी कर पाती है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। रीजन यह है कि परिवार जो होते हैं बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक होता है। अर्थात सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया गया कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं, ये बात तो सही दी गई है, लेकिन परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है नहीं है। क्योंकि इसके पहले हमने बताया था परिवार समूह जहाँ बच्चा सीखता है ये प्राथमिक होते हैं, ठीक है, लेकिन परिवार बच्चों के समाजीकरण के एक द्वितीयक का अभिकारक है, ये गलत है क्योंकि ये प्राथमिक है। इसलिए फर्स्ट वर्ड सही होगा, बी नहीं होगा। यहाँ पे जो सी कह रहा है कि ए सही है और आर गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान दिया गया है? देखिए यहाँ पे यह कह रहा है कि मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है, बिल्कुल सही बात है। शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता, गलत है। इसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में निगमनात्मक तार्किक सोच प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल नहीं है। तार्किक सोच प्रारंभ होता है मूर्त में। तो मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वर्गीकरण का संरक्षण कर पाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में खाली स्थान बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान कर सकते हैं और जान सकते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धि वाले? स्थानिक, प्रकृतिवादी, संगीतमय या अंतर्व्यक्तित्व? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकृतिवादी। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, जिनमें से मूल सिद्धांत के 6 भिन्न बुद्धियाँ उन्होंने बताई हैं। और उन्होंने कहा भी है कि जिन व्यक्तियों में प्राकृतिक चीज़ों को जानना समझने की ज़्यादा बौद्धिक योग्यताएं होती उन्हें प्रकृति या प्राकृतिक बुद्धि वाले व्यक्ति कहा जाता है। जैसे किसानों में, वनस्पति वैज्ञानिकों में, शिकारियों में यह बुद्धि अधिक मात्रा में हो जाती है, तो प्रकृतिवादी। और CDP का 30वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो होती है 2020 हमें क्या सिफारिश करती है? वह सिफारिश करती है बहुभाषावाद। इसमें छात्र राज्य मूलतः कोई भी 2 भाषा और तीसरी भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जहाँ भी संभव हो शिक्षा का माध्यम ग्रेड 5 होना चाहिए, लेकिन अधिमानतः कक्षा 8 और उसके बाद की भाषा मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी।
ये रहे CDP के प्रश्न। आइए अब इसके बाद हम अगले 30 पर आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे मैथ्स यानी गणित के प्रश्नों की बात करेंगे। तो सभी लोग रब पेन कॉपी ले लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। 30 प्रश्न रहेंगे जिसमें पेडागॉजी विद कंसेप्ट के प्रश्न रहेंगे। तो कंसेप्ट का प्रश्न यह है कि एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग जो है काट दिया जाता है। शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी। यानी आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो आकृति हमारी बनेगी वह किस प्रकार की आकृति बनेगी। देखिए, ये हमारा एक वर्ग हो गया। इस वर्ग को क्या करना है, चारों कोनों को काट देना है इस प्रकार से। ये चारों कोनों के अलावा जो है जो सर्किल आपकी बचती है उसका यहाँ पे आकृति की लंबाई क्या होगी पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, वर्ग की सीमा का परिमाप हमारा 16 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी निकल आएगी, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा हो जाएगी परिमाप बटे 4, कि 4 कोनों को हमने यहाँ पे आकृति दी गई है। तो 16 बटे 4 करेंगे तो वर्ग की प्रत्येक भुजा निकल के आएगी 4 सेंटीमीटर। यदि हम वर्ग के चारों कोनों में से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट देते हैं, जो हमने बताया चारों में 1 सेंटीमीटर काट देना है, यानी आकृति की सीमा परिमाप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्ग के क्षेत्रफल में कमी होगी लेकिन परिमाप में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना बाहर वो था उतना अंदर घुस जाता है, तो परिमाप में नहीं पड़ेगा लेकिन क्षेत्रफल में फर्क पड़ेगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सी ऑप्शन ही सही होगा। क्या यहाँ पे होगा, आपको ध्यान देना, क्षेत्रफल में कमी होगी लेकिन परिमाप और आकृति की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिक्त स्थान में भरना 2/3 धन बराबर 11/12 किसके बराबर होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। मान लीजिए रिक्त स्थान पर x मान लीजिए, तो 2/3 का मतलब होता है 2 गुणे 1/3 धन x बराबर 11/12। तो 2 गुणे 1/3 को हम किस प्रकार लिखेंगे, 2/3 लिख सकते हैं। तो 2/3x 2/3 धन x बराबर 11/12 का मतलब क्या होता है, 1/12 हो जाएगा। यानी 11/12 होगा, या 11 गुणे 1/12 कर सकते हैं, ऐसा कर लीजिए, बहुत आसान होगा। 2/3 धन x कर लीजिए और 11 गुणे 1/12, 12 का मतलब ये होता है 1/12, तो 1/12 हो गया। ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो x इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/12 माइनस 2/3, ये इधर पक्षांतरण हो जाएगा। ठीक है, तो 11/12 माइनस 2/3 कर लीजिए। 12 और 3 का एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो 11 ऋण 8/12, 11 ऋण 8/12 मतलब 3/12, 3 गुणे 1/12 यानी x का 3 गुणे 1/12, तो 3/12 आएगा हमारा। 3x की वैल्यू क्या आ गई, 3/12 आ गई। तो जो सी में दिया गया है 3/12 वह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 3/12 का मतलब होता है 3 गुणे 1/12। इसी प्रकार हमने 11/12 का क्या लिख लिया था, 11 गुणे 1/12। ठीक है, इन चीज़ों को आपको समझ लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया कि 1/2 ऋण 2/3 ऋण 4/5 इज सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण करना है। ये एक अलग भाग है, एक इंग्लिश में एक हिंदी में दिया। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम देंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक, इतना आपको देख लेना, ये हमारा प्रश्न कह रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में क्या है, पहले इन चीज़ों को दोनों का एलसीएम ले लीजिए, अर्थात 1/2 ऋण 3/15 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और 15, 3 × 5 = 15 दूनी 10 ऋण 5 × 3 = 15 यानी 3 बार गया, 3 × 4 = 12, ये आ जाएगी वैल्यू।
तो क्या हमारी वैल्यू देखिए माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस में संख्या आएगी, तो माइनस माइनस हमारा क्या बन जाएगा, फिर बाद में प्लस बन जाएगा। कैसे प्लस बन जाएगा, 1/2 माइनस वाली संख्या बड़ी तो माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस में हो जाता है। ठीक हो जाता है कि नहीं हो जाता, तो 2/15 कर देंगे और 15 2 का एलसीएम ले लीजिए 30 आ जाएगा। तो 2 यानी 15 एकम 15, 2 दूनी 4, 19/30 आएगा। 19/30 देखेंगे डी ऑप्शन दिया गया है जो कि सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। संख्या दी गई 4 7 8 2 और 3 2 1 7 0 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच अंतर क्या होगा। बहुत देखिए स्थानीय मान जो होता है, स्थानीय मान क्या होता है, किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। और अंकित मान जातीय मान क्या होता है, किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या को उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता। अंक का जो वास्तविक मान होता है उसी को ही जातीय मान कहा जाता है। अंकित मान या जातीय मान, ये ध्यान देना। तो 4 7 8 2 में 7 का स्थानीय मान हमारा क्या हो जाएगा, 7 गुणे 2 जीरो है तो 100 कर देंगे अर्थात 700 आ जाएगा। इसका स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा। लेकिन जातीय मान 7 का 7 ही रहेगा। इसी प्रकार अगली संख्या हमारी जो दी गई है 32,170, इसमें 7 का स्थानीय मान 7 गुणे 10 अर्थात 70 हो जाएगा और जातीय मान आपका 7 ही होगा। तो अंकित मूल्य यहाँ पे पूछा गया अर्थात जातीय मान पूछा गया है। ठीक है, तो 7 ऋण 7 बराबर 0, इन दोनों के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर अर्थात जातीय मान के बीच का अंतर 0 आ जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं दिया गया है। देखिए a प्लस बी बराबर बी प्लस ए बिल्कुल सही होगा, लेकिन a माइनस बी बराबर बी माइनस ए नहीं होगा। भाई जोड़ आप 7 धन 5, एक सेकंड, 7 धन 5 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, चाहे 5 धन 7 जोड़िए 12 ही आएगा। लेकिन अगर 7 ऋण 5 करेंगे 2 आएगा और 5 ऋण 7 करेंगे तो ऋण 2 आएगा। इसलिए ये आपका सत्य नहीं दिया गया है। a गुणे बी गुणे 2 सही होगा, चाहे 1 गुणे 2 गुणे 2 करें, 2 गुणे 3 करें या 3 गुणे 2 करें सेम आएगा। इसी प्रकार a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी करेंगे तीनों आएगा, क्योंकि प्लस और गुणा आप बदल सकते हैं, आपको वही आएगा, लेकिन ऋणात्मक में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ये आपका सही नहीं दिया गया है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। 5 मित्रों का औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाई या 153, 150, 151, 147 है तो 5वें मित्र की क्या होगी। अब करना क्या है, 150 औसत लंबाई है, चौथे मित्र का x मान लीजिए। ठीक है, चौथे मित्र का जब आप x मानेंगे तो 150 में से माइनस कर लीजिए, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैसे, सभी को प्लस करिए, 153, 150, 151, 147 और चौथा आप x मान सकते हैं। कैसे लिख लिए, यहाँ पे लिख लीजिए 153 धन 150 धन 151 धन 147 धन x बटे 5 कर लीजिए बराबर 150 कर लीजिए। बस यहाँ से x की वैल्यू आपको निकाल लेना है। x वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 गुणे 5 ऋण 601, तो 750 ऋण 601 अर्थात 149 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। टीम ए ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए। टीम बी ने पहली पारी में 395 रन, दूसरी पारी में 439 रन बनाए। किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से जीता। सिंपल सा, 368 485 को जोड़ लीजिए, टीम ए हो गया, और टीम बी का जोड़ लीजिए 395 और 439। तो टीम ए का कुल रन हमारा क्या हो गया 826 और टीम बी का 834, तो टीम बी का अधिक है। कितने रन अधिक है आपको माइनस कर लेना। तो यहाँ पे कितना है 8 रन जो आपका अधिक है, तो
टीम बी जो है 8 रन से विजेत करी। टीम बी 8 रन। डी ऑप्शन जो दिया गया सही होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ऐसे नहीं सारे टफ प्रश्न आएंगे, सिंपल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, राघव के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 है और 195 की धनराशि है तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या क्रमशः बताइए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या मान लीजिए x है। 10 रुपये के सिक्कों की 5 रुपये में x मान लीजिए, 10 रुपये में y मान लीजिए। टोटल संख्या 30 है, यानी x धन y इक्वल टू 30। y बराबर क्या आ जाएगा, 30 माइनस x के। इतना सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे 5 रुपये के सिक्के, 10 रुपये के सिक्के हैं कुल, और 195 की धनराशि कह रहा है। तो यहाँ पे आपको कर लेना है 5x धन 10y इक्वल टू 195। तो 5x y की जगह हमें क्या लिख लेना है, y का मान लिख लेना है 30 ऋण x के बराबर 195 की। तो 5x ऋण 10x ऋण 195 5x आएगा यहाँ पे 10 तिहाई 30, 300 होगा, प्लस 300 माइनस 10x बराबर 195 के। इसके बाद आपका आएगा 5x ऋण 10x ऋण 195 बराबर यहाँ पे आपका 5x ऋण 10x। कुल मिला के 300 को और 195 को एक तरफ कर लेना है और x के मान एक तरफ कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ें आपने समझ ली, यानी 5x ऋण 10x, x के मान यहाँ आ गए, बराबर में 195 है आपका। ठीक है, 195 300 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात ऋण 5x बराबर ऋण 105 के। ऋण ऋण कट गया तो वो x वर्ग क्या आ जाएगा, 105/5 अर्थात 21 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हमारी आ गई, 21 आ गई। यानी 5 के सिक्कों की संख्या हमारा 21 आ गया। अब 10 के सिक्कों की संख्या हमने y माना था। ठीक है, तो 21 धन y कर लीजिए बराबर 30 था। तो y बराबर 30 ऋण 21 के, अर्थात y बराबर 9 आ गया। ठीक है, तो x बराबर 21, y बराबर 9 किस में दिया गया है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल सा दिया गया, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। नरेश अपनी कक्षा के एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। वह त्रिआयामी अर्थात 3D आकारों को छूकर उनके किनारे, कोनों, फलकों को पहचानता है और गिनता है। एक त्रिभुजाकार पेज में कितने किनारे, कोने और फलक होंगे? तो पहले हमें आकृति बनाना पड़ेगा। आकृति बनाने के लिए एक ऐसा आकृति कर लेते हैं और ऊपर ऐसी आकृति बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फलक हो गया, ये हमारे किनारा हो गया और त्रिभुज का एक कोना, एक प्रिज्म हो गया। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने कितने किनारे हैं? टोटल किनारे आप देख गिन लीजिए, 9 किनारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारे क्या हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो 9 किनारे हो गए और 6 कोने आपको देखने को मिलेंगे। 3 ऊपर और 3 नीचे, ये 6 कोने हो जाते हैं और 5 फलकें हो जाती हैं। 3 हो गए आपके इधर उधर और ऊपर नीचे हो जाते हैं, 5 फलकें हो जाती हैं। तो जो बी ऑप्शन दिया गया हमारा कि 9 किनारे 9, कोने 6 और फलक 5। ठीक है, आकृति कैसी है एक बार और बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। ये ऐसी आपकी आकृति है, यहाँ आपको ऐसे करना है और ये आपका फलक बन जाता है। ठीक है, तो ये फलक है, इस फलक को बनाएंगे और आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे।
अगला प्रश्न दिया गया कि उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई 122 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपकी 55 सेंटीमीटर दी गई। ये आपका चित्र बना हुआ है, ये लंबाई और ये चौड़ाई। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं। तो L बराबर कितना दिया गया है 122 और B बराबर दिया गया है 55। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात यहाँ पे हमारा जो क्षेत्रफल निकल के आएगा 122 गुणे 55 अर्थात 6710 वर्ग सेंटीमीटर, 6710 वाला बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है, रहनुमा माचिस की तीलियों में विभिन्न बहुभुज बनाती है और चांद की सहायता से उसके अंतः कोणों को मापती है। वह 3 तीलियों से एक त्रिभुज बनाती है, फिर एक तीली लगाकर वह उसे चतुर्भुज बनाती है, फिर वह एक तीली और लगाकर एक पंचभुज बनाती है इत्यादि। इन आकृति के कोणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया है। तो यहाँ पे आपका त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज बनाते हैं। तो सभी लोग जानते हैं बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा n-2 गुणे 180। तो त्रिभुज में 3 भुजा के अंतः कोणों क्या हो जाएगा 3-2 गुणे 180, तो 180 ही आएगा इसका। इसके बाद फिर चतुर्भुज बनाती है तो 4-2 हो जाएगा गुणे 180, तो 2 गुणे 180 अर्थात 360 आ जाएगा। और पंचभुज में क्या हो जाएगा 5-2, तो यहाँ कहेगा 3 आएगा, 3 गुणे 180 करेंगे 540 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जब भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग भी बढ़ता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, मैं 100 के आधे से अधिक हूँ, मैं 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम हूँ, मेरा इकाई अंक दहाई के अंक से 3 कम है, मैं कौन हूँ। ऐसे प्रश्न लॉजिकल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मैं 100 के आधे से अधिक हूँ, मतलब समझ लीजिए मैं 100 के आधे से अधिक हूँ यानी 50 से अधिक। तो मैं 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम हूँ, अर्थात 50 से अधिक और 60 से कम। तो मेरा इकाई अंक 3 से कम है, 3 से कम है इकाई अंक, तो क्या होगा 51 या 52 हो सकता है। फिर इसके बाद अंक दहाई के अंक से 3 अंक कम है, मेरा इकाई अंक जो है दहाई के अंक से 3 कम है, तो वह हमारा 52 ही हो सकता है। इकाई का अंक 2 है, दहाई का कितना है 5 है, तो इनका दोनों का अंतर 3 ही आता है। ये कह रहा है ना मेरा इकाई अंक दहाई के अंक से 3 कम है, अर्थात 52 आ जाएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए कि दोनों में अंतर के 3 का किसका है, सिंपल सी बात यही हो गई, क्योंकि 2 संख्याएं तो दोनों में 3 का अंतर देख लीजिए, राइट आंसर करेक्ट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के आलेखी रूप के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए आलेखी रूप में निरूपण में देखिए जिनका जिनका प्रयोग किया जाता है, एक चार्ट, चित्र आलेख, पाई चार्ट और आयत चित्र हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, बार चार्ट हो गया, बार चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, लाइन चित्र। लेकिन आपका औसत का प्रयोग जो है आंकड़ों के आलेखी प्रयोग में नहीं होता है, इसलिए करेंट क्वेश्चंस एवरेज औसत हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्यामा के पास एक आयताकार कागज था जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया, तो रैखिक सममित की संख्या मोड़ने के बाद क्या बदलाव होगी। देखिए कागज एक आयत का था, उसे 16 सेंटीमीटर लंबाई थी, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया गया, तो रैखिक सममित की संख्या में मोड़ने के बाद क्या बदलाव होगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक, ये कह रहा आयत जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी, इसको मोड़ दिया गया,
अर्थात यहाँ से डिवाइडेड कर दीजिए, मोड़ दिया गया, चिपका दिया गया। ठीक है, तो हमारा कितना बचा, इतना, ये वर्ग हमारा बन गया। ठीक है, ये हमारा वर्ग में परिवर्तित हो गया, अर्थात हमारा ये बन गया, ये वर्ग बन गया। तो सममित की संख्या यहाँ पे हमारी 2 हो जाएगी। सममित की संख्या यहाँ पे हमारी 2 हो जाएगी। लेकिन जब आयत रहता है तो आयत में सममित की संख्या हमारी कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। अतः आयत से वर्ग में बदलने पर रैखिक सममित की संख्या 2 बढ़ जाएगी। जब आयत से वर्ग में बदलेंगे तो 2 रैखिक सममितियां बढ़ जाती हैं। अर्थात जो सी ऑप्शन कर रहा है कि रैखिक सममित की संख्या 2 बढ़ जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न, राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर। दोनों कार्डों के परिमापों का अंतर बता देना। बहुत अच्छा प्रश्न। राधा के पास आयताकार का कार्ड का परिमाप कितना है, 20-10 दिया है। तो लंबाई आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 20-30 और 30 गुणे 2 60 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा राधा के आयताकार कार्ड का परिमाप 60 सेंटीमीटर। अब रेणु के पास यहाँ पे 15 दिया गया है जिसकी भुजा 15 है, अर्थात 15-15 होगी। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा की लंबाई होती है। तो 4 गुणे 15 बराबर 15 चौको 60। तो दोनों में 60 आ रहा है, था दोनों क्या है अंतर पूछा जाए तो 60 सेंटीमीटर को 60 से घटाएंगे तो हमारा 0 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसलिए पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी गणित में विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने की संभावना अधिक होती है। देखिए दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि जो 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। ऐसा जो प्रश्न है वह समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ये संख्याएं बड़ी दी गई हैं। ठीक है, 24 सेंटीमीटर वर्ग लंबाई, लेकिन 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, ये हमारा लॉजिकल प्रश्न बन जाता है। अगला जो प्रश्न है, एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पर होगा, तो वह होगा दृश्यीकरण। किस पर हो जाएगा, दृश्यीकरण पर हो जाएगा, क्योंकि दृश्यीकरण के अंतर्गत छात्र दिमाग पर चित्रण के अनुसार सीखता है। किस प्रकार सीखता है, दृश्यीकरण में चित्रण के आधार पर। और बच्चे कोई वस्तु को देखता है और अपने दिमाग में सोचकर उसकी आकृति का निर्माण कर लेता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्राथमिक कक्षा के अध्यापक अपने विद्यार्थियों से 5036 को अंकों में लिखने के लिए कहते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों ने इसका उत्तर जो है 536 लिखा। निम्नलिखित कौन सी शिक्षण रणनीति इन त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। 5036 लिखने को कहा तो बच्चों ने क्या लिया, 536 लिख दिया। जो ये त्रुटि बच्चे कर रहे हैं, इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है। तो सर्वाधिक जो हमारा तरीका उपयुक्त माना जाएगा वह तरीका आपको कमेंट करके बताना है। और वह तरीका एक ही है कि 3 अंकी और 4 अंकी संख्याओं के स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करें, मतलब मजबूत करें, उनको बच्चों को सिखाएं। ठीक है, 3 और 4 अंकी संख्याओं के स्थानीय मान को। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण और स्तर नहीं है। देखिए, वैन हेले का दृश्यीकरण है, विश्लेषण है, स्वयं सिद्ध अभिग्रहिती है, लेकिन मूर्त संचालन ये आपका वैन हेले का नहीं है। वैन हेले ने 5 स्तर बताए। पहला आता है विश्लेषण, ठीक है। दूसरा आता है अनौपचारिक निगमन, फिर होता है औपचारिक निगमन और फिर होता है दृढ़ता या स्वयं सिद्ध भी इसे बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय निदर्शन अर्थात मॉडलिंग का अति उपयुक्त उदाहरण है? तो गणितीय निदर्शन या गणितीय मॉडलिंग का जो उपयुक्त उदाहरण हमारा हो जाता है, वह उपयुक्त उदाहरण यह है कि एक घने वन में वृक्षों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए गणितीय निदर्शन मॉडल का निर्माण करना। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणित अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है? देखिए, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के गणित अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए प्रक्रिया के बजाय उत्पाद पर बल देना उपयुक्त नहीं होता है। प्रक्रिया के बजाय उत्पाद पर बल देना, फोकस ऑन प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, ये आपका उपयुक्त नहीं होगा। बाकी अवधारणाओं को उनके दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना, शिक्षण सामग्री का उपयोग करके अमूर्त अवधारणाएं पढ़ाना, ये भी हो जाएगा। तो ओनली बी, सी ऑप्शन जो दिया गया है ओनली बी नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या सम्मिलित होता है? तो गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत जो हमारा सम्मिलित होता है वह संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति। क्या होगा? संपूर्ण वर्षों में छात्रों की प्रगति की बात करेंगे और इसके साथ साथ छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि भी करेंगे। तो ए व सी जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? तो ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमारी क्या होती है? दृश्यीकरण होता है और रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रदेश में कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है? तो खेलों के लिए उपयुक्त क्या हो सकता है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। खेलों के लिए उपयुक्त वही है गणितीय खेल, गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभवों को प्रदान करना। बी ऑप्शन केवल हो जाएगा, यानी कि फली बी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त बताना है। देखिए, दिक् स्थान संबंधी समझ में वृद्धि करना, गणित के प्रति रुचि को प्रोत्साहित करना, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना, यह तो सही बात है। बीजी चिंतन की कुशलता को विकसित करना, तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए बीजी चिंतन कुशलता को विकसित करना ये कम आंका गया है अकॉर्डिंग टू अदर ऑप्शन, प्राथमिक कक्षा की क्योंकि बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है? देखिए, वैन हेले के द्वारा जो दिया गया है अनुभव आश्रित, विकासात्मक, अनुक्रमिक, लेकिन आयु आश्रित ये हमारा विशेषता का लक्षण नहीं होता है। तो अनुभव आश्रित होता है, विकासात्मक होता है और अनुक्रमिक होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती? डीन्स ब्लॉक, तो प्रायिकता जो है डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते नहीं पढ़ाया जा सकता। बाकी स्थानीय मान, संख्याओं, अंकों का योग, एक अंक वाली संख्याओं को गुणन, इनको पढ़ाया जा सकता, लेकिन प्रायिकता को नहीं किया जा सकता। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्र के बारे में सोचता है? तो इनमें से जो है कौन सा गणित के मानचित्रण के बारे में नहीं दिया गया है? 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे।
तो इनमें से मानचित्रण उच्च गणित में कई विषयों का आधार मूल आधार बनाता है। मानचित्रण जो होता है वह दिक् स्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है। मानचित्रण समानुपातिक सोच को बढ़ावा देता है। मानचित्रण केवल अपने आसपास के मानचित्रों का आरेखन होता है। तो केवल शब्द दिया गया, और पेडागोजी में जो केवल कहता है ये निगेटिविटी है। देखिए सभी में केवल नहीं दिया, लेकिन केवल दिया गया, तो कई कीवर्ड आपको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न, बंद सिरा वाला खुला वाला, एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। तो बंद सिरा वाला हमारा कौन सा हो जाएगा कि 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए। यह हमारा हो जाएगा बंद सिरे वाला। क्योंकि इसके उत्तर सीमित हैं। जिसके उत्तर सीमित होते हैं वह बंद सिरा वाला होता है, और जिसके उत्तर अनेक होते हैं वह होता है खुला सिरा वाला। अनेक है मतलब खुला हुआ है, कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा इकाइयों का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। देखिए गणन संख्या, क्रम सूचक और अंकित, ये तीनों जो है आपके संख्याओं के प्रकार और उपयोगिता है। लेकिन सौंदर्य परक संख्या, सौंदर्य शब्द दे दिया गया। देखिए संख्या के प्रकार हमारा होता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। लेकिन हमने सौंदर्य परक संख्या नहीं पढ़ा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम EVS पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन करेंगे, तो सभी लोग तैयार रहिएगा। प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है शिक्षक भर्ती एग्जाम को फतेह करना। दोस्तों EVS में 30 में से अगर 25+ का स्कोर करना है तो ये 30 प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है। जिसमें पहला प्रश्न है कि साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर या 2 दिन छोड़ देते हैं तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह कौन सा होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, वह हमारा होगा जड़। क्या अंकुरित होता है, सबसे पहले जो भाग होता है वह जड़ बनता है। और अंकुरित अनाज में कई तरह के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। वही मौजूद जो इसमें लवण जो होता है शरीर की दूसरी आवश्यकता को भी पूरी करता है। फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम जैसे प्रमुख इसमें लवण भी पाए जाते हैं जो बीजों को भिगाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है मंड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल को परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है। और रंग होता है नीला और काला रंग आता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेशनल पार्क से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है 3 विभिन्न स्थान जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न हो, किसके मकानों के विवरण पर विचार कीजिए। जहाँ की जलवायु क्या होती है, एक दूसरे की अत्यधिक भिन्न होती है। 3 विभिन्न स्थान को पहचान करना है। नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए। तो पहला है लेह लद्दाख, जहाँ 2 मंजिल के मकान होते हैं, नीचे की मंजिल की आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है, फर्श लकड़ी और छत सपाट होती है। इसके बाद राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के बनाते हैं जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। इन मकानों का सही विवरण जो होगा ए और सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा होगा, ए और सी, डी ऑप्शन इज द राइट होगा। क्या होगा, ए और सी यानी डी ऑप्शन होगा। नीचे दिए गए जीवों पर विचार करना है। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ, इनमें से अन्य भिन्न को चुनना है। देखिए इनमें से जो कौवा है ये पानी में नहीं रह सकता, बाकी ये पानी में रह सकते। ये सारे जो है
स्थल पर रहते हैं। घड़ियाल, बतख, मछली ये प्राय सब जल में रहते हैं, लेकिन कौवा स्थल पे रह सकता है, इसलिए ये आपका औरों से भिन्न हो जाएगा। हाथियों के बारे में कथन पर विचार करना है। तो हाथियों के बारे में अगर कथनों पर विचार किया जाए तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। इसके साथ किसी हाथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी ही सभी का फैसले लेती है, यह मुखिया कह सकते हैं। तो सी और डी ऑप्शन हाथियों के बारे में, ग्रुप के बारे में सही दिया गया है। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करना सर्वश्रेष्ठ अवधि जो आंकी गई है वह कौन सी होती है? वह सभी हो जाते हैं सर्द के मौसम में होती है, और वह सर्द का मौसम है अक्टूबर से दिसंबर तक। बेरी बेरी नामक रोग या विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होता है। पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों आपके तना से प्राप्त होता है। कौन सा जड़ नहीं है? तो सभी लोग जानते हैं मूली, शकरकंद, टैपियोका। देखिए जो टैपियोका दिया गया है ये भी जड़ है, लेकिन जो आलू है हमारा तना है, ना कि जड़ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान देते जाना है, फीडबैक करते जाना है। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा, उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार का परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं? माता पिता भी रहे, छोटा भाई भी रहे, दादा दादी, चाचा, सारे परिवार के साथ रहती हो। तो ऐसा जो परिवार होता है वह संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली कहते हैं, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली। अगला है पैने, चपटे, चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु कौन सी खाद्य सामग्री का प्राथमिकता को चुनते हैं? जिनके पैने, चपटे और चौड़े आगे के दांत वाले जो पशु होते हैं, ये जो होते हैं दूसरे पशुओं का मांस का उपयोग सबसे प्राथमिकता देते हैं। ऐसे जीव जैसे शेर, बाघ, इनके दांत का प्रकार ऐसे ही होते हैं और शिकार कर चीर फाड़ कर देते हैं, इसलिए कि पैने, चपटे और चौड़े भी होते हैं। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो खारे जल वाले जो पौधे होते हैं उनको दोस्तों लवण मृदोद्भिद कहा जाता है, हेलोफाइट। खारा जल मतलब लवण की मात्रा या लवणता की बात करते हैं। जो रंगचित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। और यह चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो यह चित्रकला दोस्तों आपके महाराष्ट्र से संबंधित हो जाती है। राजस्थान में जो होता है वह होता है कौन सी चित्रकला? मेवाड़ चित्रकला। और आपके जो आंध्र प्रदेश में होती है वह होता है कलमकारी चित्रकला। और कश्मीर में होती है जम्मू चित्रकला। और महाराष्ट्र में वर्णी चित्रकला। अगला प्रश्न है उन आदिवासी वर्गों को पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। और वह है गद्दी जनजाति। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित करना है कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। मौखिक इतिहास के बारे में दिया गया है, तो मौखिक इतिहास के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाए और समझा जाए, जो कि आपके ऑप्शंस में दिया गया है। तो वह मोरा हो जाता है शिक्षक अपने छात्रों को उनके दादा दादी, नाना नानी, स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। क्योंकि मौखिक इतिहास का प्रश्न यहाँ पे
यह मौखिक इतिहास के चैप्टर में चर्चा की गई है। स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा मानचित्र के बारे में सही दिया गया है? तो वह दोस्तों हैं वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे बी और डी दिया गया है। तो मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर की ओर हाशिए पर होता है, ये भी जान लीजिए। मानचित्र होगा उत्तर दिशा ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो होता है वह नीचे की ओर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन जेल की अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? क्योंकि सर्वोत्तम माध्यम की बात कर रहे हैं इसलिए समाचार पत्र की रिपोर्ट्स। विद्यार्थी के ईवीएस सीखने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो ईवीएस के संदर्भ में देखा जाए जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वह विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल पेंचदार होता है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, वह परिस्थितियों में सीखना और प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इनमें से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो का सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो की बात करते हैं अर्थात एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे ईवीएस में क्यों पढ़ते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? और वह ये है कि हम सभी अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं हम में होती हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है, वे सुन या बोल नहीं सकते। हम ये समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बना जाए। तो हमें यह समझने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है उजैरा और महासीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देखना है। शाहमीर देखिए ये अमेरिका है, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है? उजैरा आकाश, तारे, सूर्य, चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में है। शाहमीर हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान से में गई थी। मैंने टीवी पर देखा कि वह वहाँ से धरती को देख सकती हैं। उजैरा जी हाँ, वहाँ से धरती का ग्लोब जैसी नजर आई। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। तो यह कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? तो वह दोस्तों हो जाता है यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध के विषय के लिए विशिष्ट मापने योग प्राप्त होगा? तो नदी पर बांध बनाए गए विशिष्ट माप की बात कर रहे हैं तो वह हमारा हो जाएगा उन छात्र नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिखाए जाएं, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है? अब आपके ऑप्शंस दिए गए। तो हमारे ऑप्शंस कौन सा सही हो जाएगा
कि उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। देखिए, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल्स आपको बताना है और यहाँ पे पूछा गया है, वह यह है कि आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना। अगला प्रश्न है, ऋतुओं के विषय में प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक होता है। ऋतुओं के विषय में तो वह होता है छात्रों को एक टोपी और एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें किसका उपयोग किया, क्योंकि ऋतु और समय के बारे में बात करते हैं। क्योंकि गर्मी भी आती है, ठंडी भी आती है, बरसात भी आती है, तो सबसे ज़्यादा उपयोग किसका किया गया है ये हमें बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस उद्देश्य के या इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शंस दिए गए हैं। हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं करते। यह मूल्यांकन अध्ययन का सर्वोत्तम परीक्षण हो सकता है। कोविड के एग्जाम्पल जरूर आएगा आपके एग्जाम में। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। तो इनमें से कौन सा तरीका इस उद्देश्य का सबसे उपयुक्त हो सकता है। तो वह होगा आभासी वास्तविकता, क्योंकि एक शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए वर्चुअल रियलिटी अर्थात आभासी वास्तविकता तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कर सकती है। अगला प्रश्न, शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगी। और वह पापड़ भी होगा और चिप्स भी होगा। तो ए व बी दोनों ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा। तो जो दोनों करेंगे दोनों को मिलेगा, या हो सकता है एग्जाम में एक ही ऑप्शन आए जो सही हो, पापड़ और चिप्स। क्योंकि खाद्य परीक्षण की अवधारणा को सिखाना है तो पापड़ चिप्स का उपयोग कर यह प्रश्न हर घर में बनाई जाती, सभी लोग जानते हैं। ये जो तरीका होता है लंबे समय तक सुरक्षित रखने का अर्थात खाद्य परिरक्षण कहलाता है। तो दोनों यहाँ पे चिप्स पापड़ यहाँ पे दोनों सही हो जाए। अगला प्रश्न, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है। और वह होता है नाई, क्योंकि पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता के बीच विचार को सिखाने में सुश्री वैष्णवी द्वारा समुदाय में नाई का उदाहरण देना सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, क्योंकि लोग अपने बाल कटवाने के लिए नाई पर आश्रित होते हैं। इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे EVS के आपके महत्वपूर्ण लाजवाब 30 प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, सिलेक्शन वाले प्रश्न, संभावित प्रश्न। तो अब बात करेंगे हिंदी भाषा के प्रश्नों के 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न रहेंगे, जिसमें गद्यांश, पद्यांश और पेडागोजी के प्रश्न रहने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है और गद्यांश आपका दिया गया है कि उपवास रखना केवल धार्मिक विधि विधान या कर्मकांड का अंग नहीं है,
उपवास व्रत भारतीय संस्कृत में पूर्ण रूप स्वास्थ्य के सूत्र हैं। ऋतु परिवर्तन के समय व्रत इसलिए रखे जाते हैं कि बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारियां आती हैं। बीमारियों से लड़ने को रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी प्राप्त होगी जबकि शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी। इसी से जीवन शक्ति भी प्राप्त होती है। तो ऐसा आपका गद्यांश दिया गया है और गद्यांश को पहले एक बार एग्जाम टाइम में पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि जो आने वाले प्रश्न रहेंगे आप लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है हिंदी भाषा का, उपवास का संबंध किससे होता है? तो उपवास का संबंध धार्मिक अनुष्ठानों और स्वास्थ्य दोनों से होता है। बदलते मौसम का प्रभाव किस प्रभाव पे पड़ता है? तो जो बदलता मौसम है इसका प्रभाव जो है किस तरह से पड़ता है? तो बदलते मौसम का जो प्रभाव है वह आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है? तो शारीरिक और मानसिक शुद्धता से रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है अकॉर्डिंग टू गद्यांश। इस गद्यांश को ध्यान में रखकर इस गद्यांश को। अगला प्रश्न है रोगों के लौटाने या लौटने की संभावना कब जो है कम हो जाती है, यानी रोग वापस फिर से वही ना आ जाए। तो रोगों के लौटने की संभावना कब जो है सबसे कम हो जाती है? हो जाती जब बिना भूख के भोजन ना किया जाए। बिना भूख के भोजन ना किया जाए, जब भूख हो तभी भोजन किया जाए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट। लोग ज़बरदस्ती खाते रहते तो ज़बरदस्ती नहीं खाना चाहिए। उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है। रेखांकित वाक्य से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य ही होता है कि पाचन अंगों को पूरी तरह आराम मिल जाता है, एक रिलैक्स भी मिल जाता है, एक स्थिरता आ जाती है। गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। यह गलत खाद्य पदार्थ से तात्पर्य क्या होता है? तो गलत खाद्य पदार्थ से तात्पर्य ही है जो पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं। अगला विजातीय का विलोम क्या होता है? तो विजातीय का विलोम होता है सजातीय। फिर अगला है दूषित में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दूषित में इत प्रत्यय होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है? तो विशेषण का उदाहरण इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। असली जो है यह विशेषण हो जाएगा। इसके बाद पद्यांश दिया गया है और पद्यांश यह कह रहा है क्या परिचय दूं मैं अपना, द्रौपदी पंचाली कृष्ण यज्ञसेनी सभी संज्ञाएं विशेषण या संबंध सूचक, कभी गौर किया है तुमने मेरी कोई नाम नहीं। द्रोणाचार्य के अपमान का बदला चुकाने को पिता को चाहिए था योद्धा, और दृष्टद्युम्न के पीछे यज्ञ की अग्नि से औचक ही निषिद्ध है। तो इस प्रकार से आपका पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश से प्रश्न है कि निषिद्ध शब्द कौन सा होगा? जो निषिद्ध शब्द दिया गया है ये तत्सम हो जाएगा। तत्सम वे शब्द होते हैं जो डायरेक्टली संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित होते हैं, डायरेक्ट लिए जाते हैं। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द को रूपांतरित करके परिवर्तन किया जाता है, वह हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। द्रोणाचार्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो द्रोणाचार्य शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाता है वो होगा पांचाली जाति के, द्रोणाचार्य की बात करें तो इसमें होगा द्रोण धन आचार। द्रोणाचार आ और आ मिलके बड़ा आ में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पंचाली से क्या आशय है? तो पांचाली से आशय पांचाल देश की राजकुमारी से। अगला है पिता को चाहिए कि एक योद्धा, यह किस योद्धा की बात हो रही है? तो यह दोस्तों आपके धृष्टद्युम्न की बात कर रहे हैं। धृष्टद्युम्न यज्ञ की अग्नि से कौन उत्पन्न हुआ है? तो यज्ञ की अग्नि से जो है धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों जो है उत्पन्न हुए हैं। अगला कुरु सभा में उपस्थित द्रौपदी की पतियों को क्या कहा जाता है? पांडव कहा जाता है। क्या कहा जाता था? पांडव। 5 पांडव आप लोग परिचित भी होंगे इस नाम से अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पे दिया कि मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह वे अन्य कौशल सीखते हैं। यह किस विचार के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? यह हिंदी पेडागोजी का प्रश्न है। तो मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह वे अन्य कौशल सीखते हैं। तो ये जो विचार हो जाएगा किसका हो जाएगा? यह E.F. स्किनर का विचार हो जाता है। स्किनर ने भाषा के सीखने को केवल एक उद्दीपन अनुक्रिया बताया है जिसे एक पैटर्न के अभ्यास, अनुकरण और स्मरण के माध्यम से किया जाता है। अगला, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? और वह तरीका होता है कहानियों और चित्रों का प्रयोग करना। अगला है, बहुभाषावाद शिक्षा का ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है। देखिए, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन होता है जिसका उद्देश्य केवल शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना होता है। अगला प्रश्न है, कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है? और वह कहलाता है, क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत? सभी लोग समझ रहे होंगे, इसी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? तो रचनावादी जो कक्षा होती है उसमें जो शिक्षार्थी होते हैं, बालक बालिकाएं होती हैं, वह दोस्तों समूह में अंतःक्रिया करते हैं और कक्षा में आवाज़ें करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पाठ सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है? और वह कहलाता है अनुमानिक। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है? और वह कहलाता है शिक्षार्थियों को उनके वाक्य विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना। अगला है, अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श और कॉपी उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाती है? तो यह जो अवस्था होती है प्रारंभिक साक्षरता की अवस्था होती है। आप देखेंगे बच्चा स्लेट में कोई भी पैड ले लेगा, टच पैड जो आजकल चलते हैं उसमें आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता रहता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से सीखने का आकलन होता है? तो सीखने का जो आकलन होता है वह हमारा रचनात्मक आकलन कहलाता है, जिसमें क्रिएटिविटी होती है, रचनात्मकता होती है। ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है? तो ध्वनि विज्ञान के अवयवों के बारे में बात करें तो इसमें बालाघात, संयोजन और लहजा है। विहंग, दृष्टि या स्किम जो होता है यह ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव नहीं होते। बालाघात, लहजा, संयोजन शामिल है। अगला प्रश्न है, यदि एक बालक किसी एक भाषा का अच्छा पाठक या अच्छी पाठिका है तो वह दूसरी अथवा किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकता या सकती है जब वह दूसरी या अन्य भाषा सीखता है। इसे जाना जाता है, तो इसे जो है किस प्रकार से जाना जाता है? कौशल के अंतरण के रूप में जाना जाता है। अगला है, इनमें कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है? तो पढ़ने का उपकौशल कौन कौन से होते हैं? वह होता है ऊंचे स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना, पाठ सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से देखना, निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, लेकिन बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। यह पढ़ने का उपकौशल नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? तो किसी बालक बालिका शिक्षार्थी की भाषा विषय के क्षेत्र में एक विशिष्ट जो कमजोरी होती है वह किसके द्वारा पहचानी जा सकती है? वह निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को संक्षेपण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त होता है? और वह होता है, इस कहानी का शीर्षक क्या होगा? यह संक्षेपण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक होता है? तो प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक हमारा होता है अवसरों की प्रकृति।
क्योंकि भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसे हम आसपास के वातावरण, लोगों के माध्यम से सीख जाते हैं। और चॉम्स्की ने इस पर कहा भी है, क्या कहा है कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। प्रश्न आ गया कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने के शक से साथ पैदा होता है। तो ये अगर प्रश्न आ गया कि ये किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है, ये भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है, तो चॉम्स्की का ध्यान रखिएगा। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। लाइक शेयर करते रहिए, प्रिपरेशन जारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक बनना है तो हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।